हेलो मेरे भावी शिक्षकों। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम विज्ञान की क्लास लेके आपके सामने आएंगे और अपने चैनल पे आपके साथ हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन अभी आपके सामने एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आपको सफल होना है तो हार्ड वर्क, डेडिकेशन और विल पावर, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके पास, और उसके साथ कठिन परिश्रम, फिर समर्पण। तीन चीजें अगर आपकी हैं किसी भी काम को करने के लिए, अगर इन तीन चीजों का आपके पास पूरा बैकअप है तो आप बहुत अच्छे से सफल हो जाएंगे। तो आइए हम विज्ञान शुरू करते हैं आज सुपर टेट के लिए, जो कि 10 अंक का आता है। यहाँ पे हमने बताया था आपसे कि विज्ञान को हमने 3 खंडों में बांट दिया था। कैसे? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान तीनों जगह होता है, जीव विज्ञान में भी है, रसायन विज्ञान में भी है, भौतिक विज्ञान में भी है। तो आज हम भौतिक विज्ञान से शुरू करेंगे, जिसका पहला जो चैप्टर है हमारा वो गति, बल एवं ऊर्जा है। आज हम गति एवं उसके नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि गति होती क्या है। गति होती क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, समय के सापेक्ष स्थिति, समय के सापेक्ष स्थिति ही हमें बताती है कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है। अगर समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो वस्तु गति की अवस्था में है, और अगर उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो विरामावस्था में है। जैसे उदाहरण के लिए पेड़, बिजली, खंबे, इसकी स्थिति में कभी परिवर्तन होता नहीं, इसलिए विरामावस्था में है। समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होना, जैसे चलती साइकिल, पंछी का उड़ना, ये सब आपका गति की अवस्था है। इसका मतलब एक चीज हमने ये जाना कि गति और विरामावस्था समय के सापेक्ष की स्थिति है, यानी समय ही इसका आधार है। अब गति के बारे में तो हमने जान लिया, गति की क्या परिभाषा है, कैसे परिभाषित करेंगे। अब उनके प्रकार भी हैं कुछ। यहां 5 तरह के गति बताई गई है। पहली है आपकी सरल रेखीय गति, दूसरी है वृत्ताकार गति, तीसरी है दोलनी गति, चौथी है प्रक्षेप गति, और पांचवी है स्थानांतरित गति। सरल रेखीय गति, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, सरल रेखी एक रेखा में अगर गति होती है, यानी कोई आदमी यहां था, यहां से सीधी एक रेखा में यहां पहुंच गया ना, 10 मीटर मान लीजिए वो चला ना, समय के साथ अपनी स्थिति को बदल लिया, तो वो हो गई सरल रेखीय गति। दूसरा, किसी एक केंद्र के बराबर, केंद्र के चारों ओर बराबर दूरी पे अगर कोई चल रहा है व्यक्ति, जैसे केंद्र है आपका, यहां से भी बराबर इसकी दूरी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से शुरू किया चलना कोई, और ऐसे चलते हुए फिर इस केंद्र से बराबर दूरी पे है, यहां भी देखिए अगर, तो इतनी ही दूरी पे है। अगर ये 1 मीटर दूरी पे था, यहां भी एक, यहां भी एक, वो चलते चलते फिर उसी जगह पे वापस आ जाए, तो यह है वृत्ताकार गति। दोलनी गति, दोलनी गति क्या है? कोई माध्य बिंदु है, इसके सापेक्ष इधर गति करना, फिर इधर जाना। जैसे आपने घड़ियों में देखा होगा, पेंडुलम लटका होता है, इधर जाता है फिर इधर जाता है। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति जैसे आपने बॉल फेंकी और आके जमीन पे गिरी, यहां से आपने फेंका, ये बॉल गई और कहां आके गिरी, फिर जमीन पे आके गिर गई। तो ये जो परवलयाकार जो पथ इसने फॉलो किया, इसी को हम बोल देंगे प्रक्षेप गति। आखिरी है स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति अपनी स्थिति को बदल लेना, कैसे भी उल्ट जाते हुए प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में पहुंच जाना। अब हम इसको बारी बारी से डिटेल में आपको बताते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा।
पहला है सरल रेखीय गति। जैसा कि हमने बताया था, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, जैसे ट्रेन चल रही है, कोई गोली फायर कर दिया, बुलेट फायर कर दिया, या उसके और भी उदाहरण है, ट्रेन का पटरी पे चलना, बंदूक से निकली गोली, पाइप में पानी का सीधा बहना, ये भी क्या है, एक सरल रेखीय गति है। सीधा सीधा आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा, सरल रेखीय गति। दूसरा समझ लेते हैं, दूसरा वृत्ताकार गति। जैसा हमने बताया था, उससे एक निश्चित केंद्र के चारों ओर वृत्त के समान गति करना, निश्चित केंद्र है उसका, इसके चारों ओर वृत्त के समान हमने गति की, यही है वृत्ताकार गति। इसका उदाहरण देख लीजिए, घड़ी की सुइयों का चलना, साइकिल के पहियों का अपनी धुरी पे घूमना, ये भी वृत्ताकार गति है। अगला देख लेते हैं, दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करना। अगर ये माध्य स्थिति हम मान लें, माध्य स्थिति क्या है कि अगर हम इस पे बल लगाना छोड़ दें तो उस स्थिति में वो आके रुक जाए, जिस स्थिति में वो आके रुकेगा वही उसकी माध्य स्थिति होगी, स्थिर आके जिस स्थिति पे वो रुकेगा। तो अगर हम इस पेंडुलम को छोड़ दें तो कुछ समय बाद, 10 मिनट 5 मिनट बाद वो क्या होगा, यहीं आके एकदम सीधा रुक जाएगा। तो इसीलिए इस लाइन को हमने क्या मान लिया, माध्य स्थिति, और इसके इधर उधर गति करना, यही दोलनी गति है। इसके उदाहरण भी देख लीजिए, आपने देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में, घंटा घर के पेंडुलम का चलना, जैसे घड़ियों के पेंडुलम का चलना, घंटा घर। सावन के झूले का झूला आपने मेले में देखा होगा, एक इस टाइप का झूला आता है। झूला कैसा झूला, यहां बंधा रहेगा क्लिप, ये बड़ा सा इसमें लगा रहता है सीट ऐसे बैठने के लिए, और ये इधर घूमेगा, यहां जाएगा फिर यहां घूमेगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा। दूसरा एक और दोलनी गति का उदाहरण, बड़ी सी नाव होती है, आपने देखा होगा, नाव को फिट किया जाता है, वो ऐसे घूम इतना ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर। ये आप सावन का महीना चल भी रहा है, तो इस टाइम क्या कहते हैं, आपको वो झूले देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये दोलनी गति होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रक्षेप्य गति। जब वस्तु को हवा में फेंका जाए और वह परवलय आकार में गति करे। परवलय आकार का मतलब, परवलय मतलब पर्वत का आकार, सीधी सी बात आप समझिए, ये आकार, इसी को ये पर्वत का ही तो आकार है। देखिए हमने वही बात की थी। अब इसके कुछ क्रिकेट में लगाया गया शॉट, जैसे हम बॉल फेंके और जमीन पे आके गिरा, इसी आकार में आके तो गिरता है। जैसे कोई अपना भाला फेंकने वाला जेवलिंग थ्रो होता है, उसमें देखिए भाला फेंकेगा तो ऐसे ही तो आके गिरेगा। बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल भी ऐसे ही आती है, कहीं हमला करना हो तो से आती है। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। दैनिक जीवन में विज्ञान यही है, यही सब चीजों को रिलेट करके। देखिए अब अगले है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, यानी स्थानांतरित गति। जब वस्तु अपनी पूरी स्थिति बदलती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे या वक्र मार्ग पर जाती है तो क्या होता है, उसी को बोल देते हैं स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति, इसका मतलब देखिए, स्थानांतरित जो गति होगी आपकी, इसका दो बोल रहा है ना, एक बोल रहा है सीधे और एक बोल रहा है वक्र मार्ग पर। इसका मतलब इसके अंदर में दो गतियां आ जाएंगी, एक सरल रेखीय गति भी आएगी और एक आएगी आपकी वक्राकार गति या वृत्तीय गति, या वृत्तीय गति, जो हमने दो पिछले शुरू में ही पढ़ लिए। यानी इन दोनों को अगर हमको एक साथ बोलना है तो हम बोल सकते हैं स्थानांतरित गति। ठीक, हालांकि प्रश्न जब पूछेगा तो विकल्प इन्हीं में से अलग अलग देगा, ऐसा नहीं है कि इसको दे दिया तो साथ में ये भी दे देगा, ऐसा नहीं करेगा वो, या तो ये देगा या तो ये देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा। ठीक है, या अगर तीनों देगा तो अगला ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी का, से भी कर सकता है। तो देखिए
पहिए का घूमना हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, स्थानांतरित गति है। बैलगाड़ी या कार से यात्रा करना, रस्सी से भारी बॉक्सों को खींचकर दूसरी जगह ले जाना, बैलगाड़ी स्थानांतरित गति है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद ही करिए। ये देखिए आपका है, जब कोई वस्तु सीधे या वक्र मार्ग पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और तो वह कौन सी गति कर रही है? हमने भी बताया, सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति, एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखिए जैसा विकल्प में दिया हुआ है, हमने कहा था आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, विकल्प भी ऐसा दे दिया है कि आपको कंफ्यूजन नहीं, घूर्णन गति करेगा नहीं, वृत्ति गति कर नहीं रहा है, क्योंकि सीधी रेखा में जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और देखिए लिख दिया है सीधे या वक्र मार्ग, सीधे या वक्र मार्ग हमने बताया था दोनों किसमें आते हैं? स्थानांतरित गति में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दैनिक जीवन में विज्ञान में भी गति का उपयोग कहां कहां था? ये 5 प्रकार की गतियां थी, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। वेग हो गया, चाल, आगे हम बात करेंगे इस पे। लेकिन उस गति के अंतर्गत में भी पहले हमें छोटी छोटी चीजें जाननी होंगी, जैसे दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है, उसके बाद सदिश राशियां क्या है, अदिश राशियां क्या है, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए जैसा आपको दिख रहा है, एक घर यहां है, ये कॉलेज। तो हुआ क्या, एक हमने सीधा रास्ता है 4 किलोमीटर का स्कूल से, सॉरी घर से कॉलेज जाने का, दूसरा एक रास्ता है 3 किलोमीटर का, तीसरा रास्ता है 2 किलोमीटर का, चौथा रास्ता ऐसे कैसे बना हुआ है, गांव गांव होके जा रहा है। ठीक है, चौथा रास्ता ऐसे कैसे भी गांव गांव घूमते हुए पहुंच रहे हैं हम अपने कॉलेज। हाँ, तो ये आपको समझना है, दूरी जो होती है, जितना चल दी कोई चीज, जितना कोई भी वस्तु चल देगी, हाँ, उसको हम उसकी दूरी को या उस पथ को हम नाप लेंगे, वही हमारी दूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्कूल से, सॉरी घर से स्कूल जाना है या स्कूल से घर आना है, तो हम कैसे भी अगर जितना चल दिए, जितना कदम, ना, उसकी लंबाई को नाप लेंगे, वही दूरी हो जाएगी। ठीक, विस्थापन में ऐसा नहीं है। विस्थापन में भले रास्ता ये हो आपका स्कूल जाने का, भले रास्ता ये हो आपका, उससे हमें मतलब नहीं है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यह हमारा अंतिम बिंदु है। इन दोनों के बीच की न्यूनतम जो लंबाई होगी, न्यूनतम लंबाई क्या हो सकती है? यही तो हो सकती है। हालांकि ये गलत लिखा हुआ है, ये लंबाई ज्यादा होगी, ये 4 होगी, ये 3 होगी, और ये, तो न्यूनतम जो लंबाई होगी, न्यूनतम लंबाई देखो, न्यूनतम लंबाई एक सीधी रेखा ही होगी, क्योंकि और कोई लंबाई हम लेके देखें, अगर ऐसे हम रास्ता लें तो भी लंबा पड़ेगा, ऐसे लें तो भी लंबा पड़ेगा, ये वाला तो और लंबा पड़ेगा। तो न्यूनतम दूरी यही दिख रही है, तो यही जो दूरी होगी इसकी विस्थापन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझना, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, आप ए से बी तक जाने के लिए 4 रास्तों का उपयोग कर सकते हैं, इनमें से दूरी कौन सी और विस्थापन कौन सा है? जैसे हमने बताया आपको, विस्थापन ये न्यूनतम दूरी हो जाएगी, और दूरी जो एक्चुअल जो लंबाई वो चला है, जितनी दूर चला है वो एक्चुअल दूरी हो जाएगी, उसकी वास्तविक दूरी। देखिए जैसे हम बोल रहे थे, वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक मार्ग की लंबाई दूरी कहते हैं। कुल मिला के जो जैसा है उतनी दूरी आप लिख देंगे। दिमाग थोड़ा सा लगाना है आपको विस्थापन में। आप जिस भी रास्ते से जाएं वह दूरी 8 किलोमीटर, सब दूरियां हैं, यह हमेशा धनात्मक होगी। इसकी सबसे अच्छी बात है, यह हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, मात्रक इसका नोट कर लीजिए आप लोग, मात्रक इसका मीटर होता है। ठीक है, मात्रक हमेशा क्या होगा? मीटर। -20 किलोमीटर नहीं होगा, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगी, यानी ऋणात्मक नहीं होगी, शून्य नहीं हो सकती। अगर कोई वस्तु चला है
तो कुछ ना कुछ लंबाई तय किया होगा, कुछ दूरी तय किया होगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। विस्थापन, दूरी तो बहुत इजी था, आप समझ, विस्थापन को आप अच्छे से समझिए क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं, यहीं आदमी कंफ्यूज होता है। प्रारंभिक बिंदु, जैसा हमने बताया, जहां से चले वो प्रारंभिक बिंदु, और जहां पहुंच गए वो अंतिम बिंदु। ठीक, बीच की सबसे न्यूनतम यानी नजदीक दूरी, या इसको न्यूनतम दूरी क्या बोल सकते हैं, सबसे छोटा रास्ता। ठीक, वही क्या है, विस्थापन। जैसा कि हमने बताया था, यही है सबसे छोटा रास्ता। भले आपकी जो पिच रोड है वो ऐसे गई हो, भले आपकी पिच रोड कैसी गई हो, ऐसी गई हो, ठीक है, और इसकी लंबाई मान लीजिए 3 किलोमीटर हो, यहां से यहां तक ये रोड है, ये क्या है, रोड। ठीक, हम यहां से आ गए, इसकी लंबाई 3 किलोमीटर, तो पैदल तो चल के यहां से यहां गए, यहां गए, यहां से पहुंचते हुए यहां पहुंचे, फिर यहां आ गए। तो ये जो दूर होगी लंबाई, ये 3 किलोमीटर। लेकिन जो विस्थापन होगा उसको हमें रोड रोड से नहीं मतलब है, कैसे गया उससे भी नहीं मतलब है, हमें सीधा सीधा देखना है सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो रही है। भले यहाँ रास्ता हो ना हो, ये लड़का चल के गया हो चाहे ना चल के गया हो, हर केस में ये जो न्यूनतम दूरी होगी यही विस्थापन होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अदिश राशियां और सदिश राशियां, जैसा हमने कहा था डिस्कस करना है। अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा ना हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो। परिमाण का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानिए परिमाण का मतलब क्या है। किसी भी चीज को मापने के लिए जिस राशि का हम उपयोग करते हैं, किसी भी चीज को मापने के लिए किसी अंक का उपयोग करेंगे ना, जैसे किसी द्रव्यमान को मापना है, मैं 2 किलोग्राम, किसी आयतन को मापना है 3 मीटर क्यूब, किसी आपको दूध को नापना है 3 लीटर 4 लीटर। ठीक है, तो 3 और 2 यह है क्या, आप परिमाण को समझिए, जैसे 3 लीटर है या 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो है ये परिमाण, इसकी मात्रा को जो बताए। परिमाण का मतलब क्या है, किसी भी चीज की मात्रा को जो बताए। मात्रा को कैसे बताएगा, किसी अंक से ही तो बताएगा, किसी अंक से ही तो बताएगा, वही हो जाएगा परिमाण। ठीक, और वही कह रहा है कि अदिश राशियां वो होंगी जिसमें सिर्फ आपको इसकी जरूरत पड़े, दिशा को बताना ना पड़े। अब जैसे आपने कह दिया 1 घंटा हो रहा है, जैसे हमने कहा हमें 10 मीटर गए, हमको 10 मीटर जाने में 1 मिनट लगा। ठीक, तो 10 मीटर जाने में 1 मिनट लगा, तो 1 मिनट, मिनट से दिशा से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, नहीं मतलब है ना। तो वही समय क्या हो गया आपका, अदिश राशि हो गई। समय क्या हो गया, अदिश राशि, क्योंकि इसके लिए दिशा की जरूरत हमें नहीं है। जैसे हम बाजार गए 4 किलोग्राम चीनी खरीदे, तो द्रव्यमान, चीनी का द्रव्यमान कितना हो गया या भार कितना हो गया, 4 किलोग्राम। तो जब 4 किलोग्राम हो गया, इसका मतलब उसके लिए हमें दिशा की जरूरत है, दिशा बताना जरूरी है कि 4 किलोग्राम केजी हम उत्तर दिशा से खरीद के ले आ रहे हैं, उससे द्रव्यमान पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये भी अदिश राशि है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। अदिश राशियां वो है जिनको परिभाषित करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूरी, दूरी भी इसका क्या है, एक उदाहरण है अदिश राशि का। जैसे दिल्ली हमारा 200 किलोमीटर, किसी भी रास्ते से जाइए, दिशा की तो जरूरत नहीं है, चाहे हम लखनऊ होके जाए, बनारस होके जाए, कहीं से भी हम जाए, हमें बाध्य तो किया नहीं है दिशा की इतने ही दिशा में जाना है, इसी दिशा से आपको जाना है। तो दूरी भी क्या है, एक अदिश राशि है। लेकिन दूरी का एक जो भाई है, बड़ा भाई, जिसे हम कहते हैं विस्थापन, इसमें हमें दिशा बतानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें बिना दिशा के काम नहीं चलेगा, अर्थात जो विस्थापन है वो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं, ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। अदिश में क्या होता है, अदिश में सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, और सदिश में, सदिश में क्या होता है, परिमाण, और परिमाण तो होता ही है, इसके साथ साथ हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है,
तो सदिश में दो चीजों की जरूरत पड़ी और अदिश में सिर्फ परिमाण की। उदाहरण इसके दूरी, समय, द्रव्यमान, सदिश राशियों का आगे हम बताते हैं उदाहरण। जैसे अब सदिश राशि की बात कर लीजिए, दिशा का ज्ञान होना क्यों जरूरी है? अगर बल लगाना है तो दिशा तो बतानी पड़ेगी। अगर कहीं हम बल लगा रहे हैं, कहीं बल लगा रहे हैं तो हमें दिशा तो बतानी पड़ेगी ना, कि हम मान लीजिए अपने आप को ही बल लगा रहे हैं, मान लीजिए किसी, हम इस दीवार को बल लगा रहे हैं, तो हम इस दीवार को ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, इसके लिए हमें दिशा तो बतानी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम इस दीवार को ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो अर्थात बल को परिभाषित करने के लिए हमें परिमाण तो चाहिए ही, उसके साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी, तब हमें बल को परिभाषित कर पाएंगे। अर्थात विस्थापन का क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक, कैसे हो सकता है? देखिए आप यहां सामने आपको दिख रहा होगा कैसे हो सकता है। जैसे ए से शुरू किया हमने चलना, कहां तक गए? बी तक गए। कहां तक गए? बी तक गए, 10 मीटर चले। ठीक, इस केस में ए से गए बी तक, इस केस में देखिए सीधी रेखा, इस केस में जो दूरी होगी, जो विस्थापन होगा वो भी 10, वो भी क्या होगा? 10 मीटर, और जो दूरी होगी वो भी 10 मीटर, क्योंकि यहीं से यहीं तक गया सीधा सीधा। और इसका जो न्यूनतम, जो सबसे छोटा रास्ता है वो भी यही होगा ना। ऐसे रास्ता तो बड़ा बड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे भी लंबा हो जाएगा, तो जो न्यूनतम रास्ता होगा वो भी यही होगा, यानी विस्थापन भी यही, दूरी भी यही। दूसरे में आइए देखिए, कोई वस्तु, कोई लड़का यहां से चला, ए से चला बी तक, यहां तक पहुंचा, फिर वापस आ गया, फिर कहां वापस आ गया? ए पे, फिर वापस आ गया ए पे। ए से चला फिर ए पे वापस आ गया, तो न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु भी यही था और अंतिम बिंदु भी यही हो गया। अंतिम बिंदु भी क्या हो गया? यही हो गया। तो बेटा जब प्रारंभिक बिंदु भी वही, अंतिम बिंदु भी वही, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि जहां से चला फिर वहीं आ गया। दूरी कितनी तय की? दूरी मान लीजिए अगर ये 10 मीटर है, तो दूरी के केस में तो 10 मीटर गया, 10 मीटर आया, दूरी 20 मीटर हो गई। लेकिन विस्थापन अपनी जगह से कितना विस्थापित हुआ, वो तो 0 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति पे वापस आ गया वो। ठीक, तीसरा केस देख लीजिए, ऋणात्मक कैसे होता है। जैसे मान लीजिए सी पॉइंट पे था कोई, सी पे, सॉरी ए पे था कोई, ठीक है, ए से चला बी तक गया, बी से फिर वापस आया ए तक। अब यहां अगर आके रुक जाता तो विस्थापन 0 हो जाता, लेकिन फिर वहां से वापस आ गया है सी। ठीक, तो यानी अगर ये 10 मीटर मान लिया जाए, ठीक, और ये 2 मीटर मान लिया जाए, तो ये 10 गया 10 वापस आया, 0 हो गया विस्थापन। लेकिन इधर का हमने धनात्मक माना है, ये जो प्रारंभिक बिंदु है अगर वापस आता तो 0 होता, लेफ्ट साइड वाला ऋणात्मक, क्योंकि अपनी दूरी से विस्थापित हुआ, लेकिन किधर? पीछे की ओर विस्थापित हुआ। आगे की ओर विस्थापित हुआ होता तो धनात्मक, पीछे की ओर विस्थापित हुआ तो ऋणात्मक। कितना पीछे विस्थापित हुआ? 2 मीटर, यानी ऋणात्मक भी हुआ 2 मीटर भी हुआ, तो ऋणात्मक और 2 मीटर के साथ -2 मीटर इसका विस्थापन हो गया। दूरी पूछ दिया जाए तो 10 + 10 20 हो गया, 10 गया 10 आया, यहाँ पे 20 और +2, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी इसकी 22 मीटर। 10 + 10 + 2, यहां इसकी दूरी आ गई 22 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना आया? -2 मीटर। विस्थापन कितना आया? अर्थात विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी और ऋणात्मक भी, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक था जिसे आपने समझ लिया, इसके अंतर को जान लीजिए। ये अंतर परिभाषा क्या? वास्तविक रास्ते की लंबाई, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। राशि कैसी है? दूरी अदिश राशि है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। विस्थापन सदिश राशि है, दिशा की आवश्यकता होती है। मान हमेशा इसका धनात्मक होगा, उसका हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है आपका। इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको कहीं नोट कर लीजिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मान क्या होता है? दूरी हमेशा धनात्मक होगी, विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा। इसी से क्वेश्चन पूछ देता है आपका। मात्रक दोनों का मीटर होता है, तो मात्रक में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों एक तरह से लंबाई ही तो है,
और लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर ही होता है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए, एक कोई वस्तु है, कोई पिंड मान लीजिए, ठीक है, 5 मीटर वाली वर्ग वर्ग है, इसी भुजा पे वो चल रहा है, ठीक है। और 1 मिनट सवाल देख ले क्या है। इसी में सवाल बता देते हैं आपको सीधा सीधा। ये देखिए, एक वस्तु है, मान लीजिए हम ए क्या है, ए से चला कहां तक गया, बी तक, ए से चला बी तक गया, यानी यहां से गया, ठीक, फिर यहां गया, फिर यहां आया, बी पे आके रुक गया, बी पे आके रुक गया। तो प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया, ये हो गया, और अंतिम बिंदु ये हो गया। ये लिखना जरूरी है, दूरी निकालने के लिए नहीं, विस्थापन निकालने के लिए। दूरी जितना चला उतना दूरी, 5 धन 5, 5 धन 5 धन 5, दूरी कितनी आ गई, 15 मीटर। ये क्या आ गई, दूरी। इसी में विस्थापन निकालना हो तो विस्थापन को हम बताए हैं रास्ते से कोई मतलब नहीं है, रास्ते से कोई मतलब नहीं है, मतलब न्यूनतम दूरी ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ऐसे घूम के जाएंगे, सीधी लाइन। न्यूनतम दूरी अगर आपको निकालनी है मतलब सीधी लाइन खींच दीजिए, सीधी लाइन खींच दीजिए, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दीजिए, आपको विस्थापन मिल जाएगा। ए को सीधी लाइन खींच के मिला दीजिए बी से। अब ये दूरी कितनी है, यानी ये कितना हो जाएगा, विस्थापन। यही क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक, आगे चलते हैं। ये एक और सवाल समझ लीजिए, कोई वस्तु ए से सी तक गई, कोई वस्तु ए से सी तक गई, मान लीजिए ना, ए से सी तक गई, तो हमारी दूरी क्या होगी, दूरी क्या हो जाएगी, 5 धन 5, 10 मीटर। विस्थापन क्या हो जाएगा, हमने बताया था उन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, प्रारंभिक ये, अंतिम ये, इसको मिला दिए, यही क्या होगा, लेकिन इसकी दूरी तो हमें दी नहीं है। लेकिन समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये आधार, ये होता है लंब, और ये कर्ण, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथा, और ये जो 90 डिग्री है समकोण, 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसके जो सामने होता है हमेशा कर्ण होता है, ये चीज याद रखिएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हो सकता है ऐसे आपको दे दें, ऐसे भी तो दे सकता है, यहां समकोण दे दिया। अब इसमें कैसे पहचानेंगे आधार कौन है कर्ण कौन है, तो उसका सीधा सा हिसाब इसे ये हो जाएगा कर्ण। इसमें किसी को आप लंब बना दीजिए, किसी को आधार बना दीजिए। उसका सूत्र क्या होता है, लंब, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सूत्र याद रखिए आप लोग, इसी सूत्र पे लगना है। कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग, यही हमें निकालना है ना, यही निकालना है कर्ण ही, तभी तो विस्थापन निकलेगा। इसी का वर्ग धन आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आधान का वर्ग धन लंब का वर्ग। रख दीजिए 5 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर। भाई आधार और लंब कितना है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ वैल्यू रख दिया आपने। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 50 आया, हल कर दिए, हल करने के बाद हमें मिल गया 5√2 मीटर। ये हो गया विस्थापन। क्या हो गया, उसमें तो इसके पहले वाले में आसान था, सीधा सीधा दिख रहा था, लेकिन इसमें तो न्यूनतम दूरी यहां पहुंच गया, तो इसको निकालना पड़ेगा ना आपको। आगे चलते हैं, अब ये अगर एक लास्ट है, इसको भी समझ लीजिए। ए से चल के ए पे ही वापस आ जाए, यहां गया, फिर यहां गया,
फिर यहां गया, फिर वापस आ गया, यानी प्रारंभिक बिंदु से चला और उसी बिंदु पे वापस आ गया, उसी पे वापस आ गया। ये भी ए और ये भी ए। इस केस में 5 धन 5 धन 5 धन 5 आपकी दूरी हो गई 20 मीटर, लेकिन विस्थापन चूंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर एक ही है, अगर एक ही हो जाएंगे तो विस्थापन हमेशा शून्य होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रारंभिक बिंदु और एक ही अंतिम बिंदु एक ही अगर हो जाए, उसी से चले वहीं वापस आ जाए, तो विस्थापन हमेशा शून्य होगा। दूरी तो आप जोड़ के निकालेंगे ही निकालेंगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा, हमने आज क्या सीखा? हमने सीख लिया आज विराम, सीख लिया क्या होता है, गति। गति क्या होती है? समय के सापेक्ष इन्हें निकालते हैं विराम और गति को। हाँ, गति के 5 प्रकार हमने देख लिए। दूरी देखी, विस्थापन का संपूर्ण गणित समझा कि दूरी और विस्थापन को कैसे समझते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बल पे, ऊर्जा पे और गति के कुछ समीकरण है उस पे डिस्कस करना है हमें। तो गति के समीकरण पे डिस्कस करना है। गति के समीकरण डिस्कस करने के बाद चाल और वेग पे भी डिस्कस करना है और न्यूटन के नियम पे डिस्कस करना है। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम आपके साथ आएंगे। नेक्स्ट क्लास, उसमें हम आपके साथ आएंगे गति के समीकरण, सॉरी आपका पहले आएंगे हम, अब अगले अगले नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? चाल पढ़ेंगे। चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे गति के समीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में। और हमारे चैनल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज से बने रहिएगा। आपको पूरी क्लास इस पे प्रोवाइड कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट की, सुपर टेट से रिलेटेड। तो आगे अब मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।